हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार अपने नए सेशन में बिल्कुल फ्रेश सेशन में। आज हमारे चैनल राजस्थान हब पे स्वागत है आपका। हमने हिंदी भाषा के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। हिंदी के बारे में हमने व्याकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे हिंदी के अंदर, और व्याकरण के हम 3 भाग पढ़े थे। व्याकरण के बारे में मैंने बताया था कि इसके वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार 3 भेद होते हैं। हमने वर्ण विचार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, यानी कि उसमें स्वर और व्यंजन हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम पढ़ा रहे थे शब्द विचार को। शब्द विचार के हमने एक बार भेद को स्टार्ट कर रखा था। कौन से को? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्द विचार का वर्गीकरण। इसके अंदर उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा गया था। कौन से? देशज, विदेशज, तत्शब्द, तद्भव और संकट शब्द। इसके अंदर हमने 4 के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देशज और विदेशज बारे में पढ़ा था। अब इसके अंदर हम विदेशज शब्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे। विदेशज के अंदर हमने फ्रांसीसी भाषा के शब्द के बारे में जिक्र कर लिया। आज हम बात करते हैं, नहीं, अरबी भाषा के शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे रूसी भाषा के शब्द। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से रूसी भाषा का शब्द या फ्रांसी या अरबी भाषा का शब्द, सीधा सीधा पूछ लेता है। इसलिए अब बात करते हैं, इसको हम दोनों के तरीकों से पढ़ रहे थे। अब बात करते हैं रूसी के। रूसी के अंदर आपको एक लाइन याद रखनी है। क्या? सोवियत रूस में स्पुतनिक वोदका विक्रय लूना पर जाने के लिए रूबल में जार खरीदते हैं। कहाँ पर जाने के लिए? लूना। लूना क्या होता है? चंद्रमा। लूना वो क्या बोल सकते हैं हम? चंद्रमा। जार क्या होता है? जार, जार को एक तरह से बोल सकते हैं हम दूसरा पति। दूसरा पति या किसी औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध। इसमें कौन सा हो गया? सोवियत रूस। स्पुतनिक, स्पुतनिक आपने नाम ही सुना होगा रूस के प्रधानमंत्री के बारे में। वोदका, वोदका क्या है? वोदका ये एक रूसी भाषा का शब्द है। लूना और रूबल और जार। रूबल क्या है? रूस की मुद्रा। ठीक है। इसमें रूस की भाषा के कितने शब्द हो गए? 1 2 3 4 5 6। वोदका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। वोदका को स्टार लगा लो। और लूना भी पूछते हैं, और लूना का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। अब इसके बाद में हम 2 नंबर पर किसकी बात करेंगे आज? फ्रांसीसी भाषा का शब्द, यानी कि फ्रांसीसी भाषा के कौन कौन से शब्द है। फ्रांसीसी भाषा के शब्द। अपन ट्रिक को पढ़ाने को बहुत बढ़िया तरीका में पढ़ सका, ये तो आपने समझ में नहीं आ रहा। एक कर लिया आप। एक और दुआ बताता हूँ मैं इसके लिए, फ्रांसीसी भाषा के लिए। क्या? फ्रांस में कौन रहते हैं ज्यादातर? अंग्रेजी। फ्रांस में अंग्रेजों ने क्या लगा दिया? कर्फ्यू लगाकर कूपन और कारतूस बांटे। फ्रांस में कोई किस कारण से किसी ने, पुलिस ने क्या लगा दिया? अंग्रेजों के द्वारा कर्फ्यू लगाकर कूपन और क्या बांटे गए? कारतूस। कारतूस क्या होते हैं? बंदूक या हथियार बांटे गए। अब फ्रांसीसी संघर्ष, यानी कि फ्रांसीसी संघर्ष का मतलब क्या हो गया? या फ्रांसीसी मेयर। मेयर मतलब उनके सरकार का कोई भी आदमी। मेयर ने पिकनिक पर क्या करा? रेस्तर के मेनू में लैंप के साथ बादाम का सूप बनाया। वहां पर सिपाहियों के लिए उसने, मेयर ने क्या किया? पिकनिक के दौरान रेस्तर के मेनू में क्या बनाया? लैंप के साथ बादाम का सूप बनाया। इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो आपके अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? फ्रांस में अंग्रेजों ने क्या लगाया? कर्फ्यू लगाकर
कर्फ्यू कर्फ्यू लगाकर क्या किया? कर्फ्यू लगाकर क्या बांटे? कूपन और कारतूस बांटे। कूपन और कारतूस क्या करे? बांटे। और मेयर ने क्या किया? मेयर ने मेन्यू में क्या किया? मेयर ने पिकनिक के दौरान मेयर ने पिकनिक पर रेस्त्री या रेस्त्री पिकनिक पर रेस्त्री में मेनू में रेस्त्री की क्या? रेस्त्री के मेनू में लैंप और बादाम बांटे। रेस्त्री के मेनू में क्या बांटे? लैंप और बादाम बांटे। इसमें हो गया फ्रांस, अंग्रेज, कर्फ्यू, कूपन, कारतूस, पिकनिक, मेयर, रेस्त्री, मेनू, लैंप और क्या हो गया? बादाम। आप लिख लो बादाम का सूप बांटा। बादाम का सूप बांटा। और सूप भी क्या हो गया इसके अंदर? सूप भी एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो गया। अब फ्रांस के बाद में हम पढ़ेंगे किसके? चलो एक पढ़ लेते हैं पहले, छोटे छोटे चीनी भाषा के। चीनी भाषा के शब्द। चीनी के बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 100% इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाई कोर्ट में और यूपी पुलिस में तो 100% आता है इनका। चीनी मतलब चीनी स्टार्ट किससे होता है? च से। और लगभग अक्सर किससे होते हैं? च से। एक वो चीनी चाय पीते वो भी कहाँ से आया हुआ है? चीन से आया हुआ है। एक हम चिक्कू खाते हैं। चिक्कू कहाँ का शब्द है? एक चाउमीन। चाउमीन ही क्या है? विदेशी है। चाउमीन, चिक्कू, चाय। एक दो और, लीची। लीची क्या होती है? मिर्च। लीची क्या है? मिर्च। इस प्रकार एक और पढ़ते हैं। यानी कि जो शब्द लगभग च से स्टार्ट होने वाले एक लीची में लास्ट में यह 5 अक्षर ही चीन से हैं। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं जापानी भाषा के शब्द। यहीं से 4-5 अक्षरों को हमारी भाषा में शामिल किया गया लगभग। जो एक होता है रिक्शा। रिक्शा शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। रिक्शो कटो लीडो है। रिक्शो जापान से लावा आप। एक हुआ साचानारा, साचोनारा या सायोनारा। सॉरी, सायोनारा। सायोनारा क्या होता है? एक तरह की क्या होती है? सायोनारा का मतलब होता है अलविदा। इसको लिख लो, अलविदा करना। हम किसी को अलविदा करते हैं ना, वो क्या होता है? सायोनारा। इसी प्रकार हमने क्या पढ़ लिया? जापानी भाषा का शब्द। अब आगे डच और एक पुर्तगाल पढ़ के इनका निपटारा करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब इसके बाद में हम जापानी बाद में कौन सा पढ़ते हैं? पुर्तगाली। पुर्तगाली के अंदर क्या हुआ? पुर्तगाल में इस्पात की अलवारी, उसका क्या किया गया? अनानास किया गया। अनानास करने के बाद में उसमें क्या निकली? एक ओलबिन से क्या रखी गई? स्त्री रखी गई। स्त्री कहाँ गई? अनानास बाद में ओलबिन से क्या रखी गई? स्त्री। स्त्री रखने या स्त्री करने के बाद में कर्नल की कमीज पे क्या गिर गई? कॉफी गिर गई। कॉफी के कारण काज बढ़ गया। काज कैसा था? कमरा जैसा था। काज कैसा था? कमरा जैसा था। इसके बाद में क्या है? गोभी के क्या होते हैं? गमले।
गोदाम की क्या है? चाबी। तौलिया क्या हो गया? नीलाम हो गया। पिता और बोतल, बाल्टी, मिस्त्री और संतरा, ये आपको याद रखने हैं। इसके अंदर क्या है? पुर्तगाल, इस्पात, अलमारी, अनानास, ओलपिन, स्त्री, स्त्री के बाद में कर्नल, कमीज, कॉफी, काज, कमरा, गोभी, गमले, गोदाम, चाबी, तौलिया और नीलाम, पिता, बोतल, बाल्टी, पिता 2 बार आ गया, मिस्त्री और संतरा 2 बार क्या आ गया? पिता आ गया। बाल्टी और मिस्त्री और संतरा, ये क्या है? पुर्तगाल भाषा के शब्द है। इसके शब्द इंपोर्टेंट है भाई, सीधा सीधा पूछा जाता है मिस्त्री शब्द किस देश से लिया गया या किस भाषा का शब्द? पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा होगा? मिस्त्री होगा। एक और पढ़ लेते हैं लास्ट, डच भाषा के शब्द। तौलिया नीलाम हो गया, गोभी के गमले, गोदाम की चाबी, ये याद रखना आपको, ये याद हो जाएंगे। अब डच में क्या हो गया? एक याद कर लो, तरूप, तरूप, तरूप बम, तरूप और बम। बम वो नहीं है जो हमारे सैनिक छोड़ते हैं, बम बोलते हैं तांगा गाड़ी। तांगा गाड़ी जानते हो क्या है? जिसके आगे 2 घोड़ों को लगा के चलाया जाता है। हमारे पुष्कर में बहुत से तांगा गाड़ी, अजमेर में बहुत तांगा गाड़ी देखने को मिलती है। इसी प्रकार तांगा गाड़ी को डच भाषा में क्या बोलते हैं? बस, यानी बस नहीं, बम। बम वो नहीं है जो सेना द्वारा गिराया जाता है। पुर्तगाली याद रह जाएगा। पुर्तगाली में ज्यादा क्या याद रखना है? पिता, बोतल, बाल्टी, मिस्त्री, संतरा, ठीक है। और पुर्तगाली अलमारी, अनानास, ओलपिन, स्त्री, कर्नल, कमीज, कॉफी, कांच, कमरा, गोभी के गमले, और क्या? गोदाम की चाबी, तौलिया क्या हो गया? नीलाम हो गया। अब हमने ये विदेशी शब्द पढ़ लिए लगभग। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम संकट शब्द, 5वां वेद संकट शब्द, और उत्पत्ति के आधार पर इसको खत्म कर देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब 5 नंबर पे कौन सा आएगा? संकट। संकट का अर्थ देख लेते हैं पहले। संकट का अर्थ क्या होता है? मिश्रण, यानी कि जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। 2 अलग अलग भाषाओं से, मतलब 2 हिंदी भाषा का शब्द नहीं हो सकता, 2 अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं हो सकता, ये हो सकता है अंग्रेजी प्लस हिंदी, पुर्तगाली प्लस फ्रांसीसी, ऐसे मिलकर होते हैं। जैसे मान लो रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द और गाड़ी अपनी हिंदी भाषा का शब्द। इसको लिख सकते हैं वे शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है। अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? संकट शब्द कहलाता है। आपने एक बात नोट की होगी, मैंने है के बाद में इसमें पूर्ण विराम नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इसके भी एग्जाम्पल बाकी है, इसलिए हमारी बात क्या नहीं हुई है? पूर्ण नहीं हुई है। बात करते हैं जैसे रेलगाड़ी, इसको यहाँ समझ लो, रेल धन गाड़ी। रेल किसका शब्द है? अंग्रेजी का। और गाड़ी किसका है? हिंदी का। 2 नंबर पर देख लेते हैं हम एक और शब्द, टिकट घर। टिकट घर, टिकट घर, टिकट किसका है? अंग्रेजी का। और घर हमारा होता है हिंदी का। और देखो 3-4 एग्जाम्पल इसके देख लेते तो कंटेस्ट हो जाता है।
देख लो बम वर्षा। अब बम हमने पढ़ा था बार, अभी पिछली बार हमने पढ़ा था बम किसका शब्द है? बम डच भाषा का, और वर्षा, वर्षा है हिंदी भाषा का। 4 नंबर एक शब्द और देख लेते हैं, कोई भी आप बता दो, कोई शब्द बता दो। अग्निवोट, अग्निवोट, इनको एक साथ लिख लेना भाई, अग्निवोट को। अग्नि हिंदी भाषा का और वोट अंग्रेजी भाषा का लिख देता हूँ मैं। इसको क्या लिख सकते हैं? अग्निवोट। इसको बम वर्षा यानी कि ठीक ठाक वर्षा। इस प्रकार हमने संकट शब्द के बारे में बता लिया, यानी कि संकट शब्द वो होता है जो अलग अलग दो भाषाओं की अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है। अब संकट शब्द के बाद में हम बात करेंगे उत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द विचार के भेद नंबर 2 की। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आएंगे? रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़ या योग रूढ़ शब्द। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं 2 नंबर पे, व्युत्पत्ति। हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पढ़ा था। अब पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से शब्द है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक योग रूढ़ शब्द। इस पे 1 नंबर पे बात करते हैं, कौन सा? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ मतलब बात कर सकते हैं जो रूढ़ियाँ, यानी कि रूढ़ियाँ क्या होती है? पर पुराने जमाने में रूढ़ियाँ चलती थी। रूढ़ से हम याद कर सकते हैं कि पुराने शब्द, यानी कि वे शब्द जो वर्षों में एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कि वर्षों पहले उसका वही अर्थ था। जैसे गाय, गाय वही थी पहले भी और अभी वही गाय है। दिन रात, सुबह शाम, पहाड़, और अभी उसी अर्थ में इसको काम में ले रहे हैं, यानी कि इनका वर्षों से एक ही अर्थ चला जा रहा है। लिख सकते हैं वे शब्द जो वर्षों पहले, वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते आ रहे, वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे या किए जाते हैं, अर्थात एक ही अर्थ में प्रयुक्त शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एक ही अर्थ में प्रयुक्त शब्द कौन से कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कौन कौन से होते हैं? कोई भी ले लो, जैसे दिन। अब दिन शब्द वो है जो आज से 5 साल पहले भी उसका अर्थ दिन ही था, और आज ही उसको क्या बोलते हैं? दिन ही कहते हैं। इसीलिए जो पहले प्रयुक्त होते थे वो आज भी उसी क्रम में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे इन्हें हम एकार्थी शब्द भी कह सकते हैं, जिनके क्या हो? एक अर्थ हो। शब्द युग में हमने पढ़ा था शब्द एकार्थी शब्द, यानी कि जिसका क्या हो? एक ही अर्थ हो। अब यौगिक शब्द वो होंगे जिनके 2 अर्थ निकल सकते हैं एक ही शब्द के, जैसे प्रत्येक या प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को क्या लिख सकते हैं? प्रतिदन अक्षी। प्रति मतलब सामने, अक्षी का मतलब जो है। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल क्या है? हिंदी में, हिंदी पढ़ रहे हैं तो जैसे, वो तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो पर आएगा जैसे को ऐसा। जैसे में क्या लिखेंगे? दिन, लड़का, गाय,
जो भी लिख लो, कुछ भी जो पहले से प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे दीपक, और भी लिख सकते हैं क्या, रोटी। ऐसे बहुत से शब्द है, ठीक है। एक विशेष करके लिख लो, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है कि एकार्थी निम्न में से एकार्थी शब्द है, और ऑप्शन में देगा रूढ़ शब्द। इन्हें हम क्या कह सकते हैं, एकार्थी शब्द भी कह सकते हैं, इन्हें हम एकार्थी शब्द भी कहते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर पे, रूढ़ पढ़ लिया, अब यौगिक शब्द। कौन से शब्द, यौगिक शब्द। यौगिक कौन से होते हैं, वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात दोनों शब्दों का क्या निकले, अलग अलग अर्थ निकलता है। वे अपने ही अर्थ का प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वह अर्थ में वही अर्थ का अर्थ निकलने पर शब्द क्या होगा, एक ही होगा। इसको लिख सकते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर बने होते हैं, अर्थात 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात दोनों का भिन्न भिन्न क्या निकले, अर्थ निकले, क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, हमने संधि पढ़ी नहीं है लेकिन आगे पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, 2 शब्दों का मेल। इसको लिख सकते हैं हम प्रतिदन अक्षी। वो संधि के नियम से आगे बता दूंगा इनका कैसे हुआ। प्रति मतलब क्या होता है, सामने, प्रति मतलब सामने, अक्षी मतलब आंख, प्रत्यक्ष बोलते हैं ना हम, प्रत्यक्ष, इसका अर्थ क्या होता है, सामने आंख। 2 नंबर उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पर्यावरण देख लेते हैं पहले। परि प्लस आवरण, परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, आवरण का मतलब दृश्य, आवरण का मतलब क्या होता है, चारों ओर का दृश्य या घिरा हुआ। पर हमारा क्या होता है, चारों ओर का आवरण, पर्यावरण। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, अभ्यारण्य। क्या, अभ्यारण्य, अब ब पूरा रहता है इसके अंदर, इसमें बहुत सी अशुद्धि होती है, मतलब अभेदन आवरण, दीर्घ संधि हो जाएगी। अभय का मतलब क्या होता है, भय से रहित, अभय यानी कि भय से रहित। आवरण क्या हो जाता है, चारों और घिरा हुआ। अब अभ्यारण्य क्या होता है, आवरण नहीं होगा, अरण्य होगा। अरण्य का मतलब क्या होता है, भय से रहित, और अभ्यारण्य का क्या होता है, जंगल। दोनों का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए भाई, इसमें यह बहुत जरूरी हो जाता है। चलो इसके बाद हम, अब इसकी एक विशेष बात क्या है, यौगिक शब्दों की एक विशेष बात है, यह एक बहुब्रीहि समास होता है। उसको छोड़ के सभी क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। कैसे हैं, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इनके सभी से मिलकर शब्द क्या होते हैं, यह, यानी अब देख लो, प्रत्यक्ष, इसमें एक क्या है, प्रत्येक, और इनमें क्या हो रही है, संधि भी हो रही है। अभ्यारण, इसमें क्या है, दीर्घ संधि। पर्यावरण में क्या है, परि प्लस आवरण, पर्यावरण, इसमें भी संधि है। और प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, इसमें आदि संधि है।
और किसी में मिलकर कुछ ना कुछ संधि हो रही है। और उपसर्ग तो इसमें है ये अभ्यय में। अब क्या है, पढ़ते हैं, यानी कि उपसर्ग उपसर्ग पहले जुड़ते हैं और पढ़ते पीछे जुड़ते हैं। इसमें क्या नहीं है, समास भी है लेकिन एक समास नहीं है। कौन सा? बहुव्रीहि। वो किस में होगा? रूप, योग रूप शब्द में। अब विशेष करके नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विशेष करके क्या लिख देते हैं हम? संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग के सभी शब्द यौगिक शब्द होते हैं बहुव्रीहि। समास को छोड़कर, क्योंकि ये किस में आ जाएगा? योग रूढ़ शब्द में आ जाएगा। 3 नंबर पर बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन समान शब्दों का क्या हो जाता है, इसमें रूढ़ हो जाता है, अर्थ निकलेगा क्या? अलग अलग। इसको लिख लेते हैं वे शब्द जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और दोनों का अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, लेकिन शब्दों का रूढ़ हो जाए तो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर, इसमें क्या होगा? उसमें तो अर्थ निकलेगा दोनों का अलग अलग, और वो एक सही अर्थ होना चाहिए। मतलब अब हमने पढ़ रहे थे पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? हम सुना हुआ है कि हमारे चारों ओर का आवरण क्या होता है? पर्यावरण। अब पीताम्बर में क्या है? उसके समान, पीत के वस्त्र, यानी कि पीले वस्त्र, यानी कि जिसके समान, उसमें क्या होगी? तुलना होगी। इसको लिखते हैं पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। पीत का मतलब पीले, अंबर का मतलब उसके समान या वस्त्र। अब एक उदाहरण और देख लो, एक और देख लेते हैं, गुड्डा केस। गुड्डा केस, गुडधन केस, एक का लोग हो जाएगा और दिक्स ईसो केस का ए ओके, और क्या बन जाएगा? गुड्डा का, गुड्डा केस, ईस हो जाएगा गुड्डा केस। सही है ये। इसमें गुड्डा का, यहाँ पे गुड्डा का हो जाएगा, कभी हो आएगा ना तब भी इसमें वर्दी होगी, के स्थान रख के ए हो जाएगा, मतलब वर्दी क्या गुण संधि का हो जाएगा ये। अब गुड्डा का क्या होता है? गुड्डा का होती है नींद, और इस मतलब ईश्वर, ईश्वर के समान नींद को क्या कहते हैं? गुड्डा केस। यानी कि जो नींद का ईश्वर, यानी कि ईश्वर का नींद, अर्जुन या शिव। इसको अर्जुन, इसकी तुलना किससे कर सकते हैं? अर्जुन या शिव से। इसको लिख सकते हैं विशेष करके। ये तब आपके सही तरीके से समझ में आएगा जब हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे। इसके अंदर लिख लो बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण। बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण। अब 3 नंबर पर पढ़ेंगे किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर।
व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया, आप पढ़ लेंगे। रूप परिवर्तन के आधार पर इसके अनुसार कौन कौन से शब्द होंगे? विकारी और अविकारी। पहला शब्द पढ़ते हैं इसके अंदर, विकारी शब्द। चलो वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ के आज कंप्लीट करते हैं। अब रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के होंगे, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी क्या होगा? वे शब्द जिनके रूप पे लिंग वचन कारक, यानी कि जिनका लिंग या जिनका रूप लिंग कारक वचन के साथ परिवर्तन होता है, और अविकारी का इनके साथ परिवर्तन नहीं होता है। लिख लेते हैं, वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन और क्या कारक, कारक बोले या काल बोले, काल के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है? विकारी शब्द कहलाता है। जैसे कौन कौन से शब्द शामिल है इसके अंदर? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विशेषण और क्या शामिल है? क्रिया। अब कल की हमारी नई क्लास होगी किसकी? संज्ञा की, मतलब सम प्लस क्या। सम मतलब सम्यक, सम्यक, और ज्ञा मतलब ज्ञान का ज्ञान।